फाइन। तो देखो आज क्लास में हम लोग 4 टॉपिक करेंगे एज यूजुअल, जो कि हम लोग करते हैं एडिटोरियल डिस्कशन में। पहला है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से रिलेटेड चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो उस दिन हम लोग कोहट में किए थे स्टूडेंट, तुम लोग को याद होना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट यदि आईसीजे का बात करें, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो डायरेक्टली रिलेटेड है क्योंकि वो जुडिशियल आर्म है यूनाइटेड नेशंस का। सही बात है ना? उसमें बताए थे कितने कितने जज होते हैं, 9 ईयर्स का टेन्योर होता है एंड सो ऑन, ये सब बता चुके हैं तुम लोग को। हाँ सही बात है ना, 15 जज होते हैं, हाँ 9 ईयर्स का टेन्योर होता है, और जो भी सिलेक्शन होता है तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ही करता है। अब देखो 2 तरह का जुरिस्डिक्शन होता है आईसीजे का भी। एक जुरिस्डिक्शन जो होता है वो लीगली बाइंडिंग होता है, जैसे देखो इंडिया और पाकिस्तान का इशू हुआ था, कुलभूषण का या किसी का इशू हुआ था तो गया था आईसीजे में भी, और जो भी वो फैसला सुनाया वो बाइंडिंग है कंट्री के ऊपर। एक ये हो गया, एक जुरिस्डिक्शन ये हुआ। दूसरा जुरिस्डिक्शन क्या होता है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। और ये जो मामला है वो पूरा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का है, क्योंकि हम जानते हैं उस दिन बताए थे ना कि ये मैप में ये सब बताए थे, ये वाला आइलैंड सब, और बताए थे ना कि यहाँ से कोई एक आइलैंड है जो कि पहुँचा है आईसीजे में, ये भी बोले थे तुम लोग को, नहीं याद होगा, भूल गए, कोई बात नहीं। उसमें बेनुआटू एक आइलैंड है ना जी, मार्शल आइलैंड के बगल में जो है, वो आइलैंड पहुंचा है वहाँ पे आईसीजे में, और बोला है कि देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या से क्या हो गया, हम पूरा कंट्री ही बर्बाद हो गया हमारा, तो डेवलप कंट्री कर क्या रहा है, डेवलपिंग कंट्री कर क्या रहा है, तो इस संज्ञान लिया है आईसीजे ने, और उस पर पूरा है, यह इसमें टोटल है कि पेरिस एग्रीमेंट सब है, इसलिए रखा गया है तुमको, सब इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। 126 देखो, 126 में कंट्रोवर्सी है तुम्हारा फॉरेस्ट रूल्स 2022। एक तो आपके पास फॉरेस्ट एक्ट था 2006 का, उसमें आपने कहा था कि कोई भी प्रोजेक्ट को गो अहेड करने के लिए ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप फॉरेस्ट रूल्स लाए हो, जो कि 1980 के एक्ट से डिराइव करके लाए हो, इसमें आप क्या कर रहे हो कि आप ग्राम सभा को रोल ही नहीं दे रहे हो जो ग्राम सभा डिजर्व करता है। ग्राम सभा जो रोल डिजर्व करता है वो रोल ही नहीं दे रहे हो, और इसलिए भारत सरकार का ही 2 मिनिस्ट्री के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया है। नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, इसके बीच में बहस हो गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर हम देखते हैं कि इस तरह का राइवलरी नहीं होता है, इसमें हो गया है। तीसरा देखो, यस दलाई लामा के बारे में आया है, थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे, थोड़ा टिबेट का भी हिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि टिबेट न्यूज़ में बहुत रहा है। आखिर टिबेट पे कैसे कब्जा किया है? हम बोले हैं ना 500 साल 600 साल 700 साल से लगभग सुजनिडी के अंदर है, चाइना के सुजनिडी के अंदर है। क्या हिस्ट्री है? पंचन लामा क्या होता है, दलाई लामा क्या होता है ना? स्पिरिचुअल लीडर कैसे बना, ये कैसे धर्मशाला आया यहाँ पे 1951 में, हाँ 59 के आसपास आया था। उस समय राजेंद्र प्रसाद उसको अटेंड भी किए थे एयरपोर्ट पे जाके। मैं इंडिया सपोर्ट नहीं किया क्योंकि इंडिया की स्थिति खराब था, उससे पहले हम पंसिल करवा लिए थे चाइना से। बात समझे? चीनी हिंदी भाई भाई ये नारा था, मैं पीछे से खंजर घोप दिया ना माओ जेडंग ने, सब चीनी हिंदी भाई भाई सब निकल गया हम लोग का। वो दे दिया चाइना, अभी चाइना बात करने के लिए तैयार है दलाई लामा से। नहीं सर, अभी जो इसने पोस्ट जो दिया ना सर, एक मंगोलियन और यूएसए का नागरिक है सर, बच्चा, उसको दे दिया। ये चाइना किया ना? नहीं, अच्छा ये किया है, पॉलिटिक्स कर रहा है सर कि यूएसए के हाथ में चला जाएगा तो टिबेट बचा। तो क्या करेगा, तो करेगा क्या? ऐसे भी दुखता हुआ नफ्स पे हाथ टटोलना है ताइवान का। टिबेट तो हर समय ऑटोनॉमी करता ही है, और टिबेट का कल्चर अलग है चाइना से। टिबेट कहाँ, पूरा बुद्धिस्ट में है वो। अवलोकितेश्वरा का पूजा होता है वहाँ पे। अवलोकितेश्वरा जानते हो ना कौन है, क्या चीज़ के वो है? बोधिसत्व, फ्यूचर बुद्धा तो मैत्रेय है। अवलोकितेश्वरा का मंत्र भी सुनाए थे तुम लोग क्लास में। देखो 128 देखो, गुड फ्राइडे का 25 साल हुआ ना स्टूडेंट, और यहाँ पे बताए थे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आखिर ये आयरलैंड में सामान कैसे आएगा, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में, जबकि ये आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अभी भी तुम्हारा यूरोप का हिस्सा है, ना, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, बट ये तो निकल गया यूरोपियन यूनियन से, तो सामान कैसे आएगा? तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट है तुम्हारा ग्रीन लाइन और रेड लाइन का कॉन्सेप्ट है। तो ये इसी को बोलते हैं विंडसोर फ्रेमवर्क। तो कोई पूछेगा तुम लोग को कि रिसेंटली विंडसोर फ्रेमवर्क देखा गया है, किसके कॉन्टेक्स्ट में? तो ये आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के कॉन्टेक्स्ट में है, समझ गए? आगे देखो 125, ठीक है।
अब देखो ये जीएस पेपर 3 इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में रख दिया गया है इसको, हालांकि इंटरनेशनल फोरम में भी रख सकते हो इसको तुम। जीएस पेपर 2 जो है उसमें इंटरनेशनल फोरम है ना जी, उसमें भी रख सकते हो इसको, देख सकते हो, है ना। इसमें जो दिया गया है इसमें और भी बदल सकते हो। कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये हिंदू पेपर में 2 अप्रैल को आया था स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन आस्क्ड आईसीजे कि तुम अपना एडवाइजरी ओपिनियन दो। जानते हो कि 2 ओपिनियन दे सकता है। अब देखो क्या एडवाइजरी ओपिनियन लीगल बाइंडिंग हुआ? तो लीगल बाइंडिंग नहीं है। लीगल बाइंडिंग नहीं होने के बाद भी ये मोरल वैल्यूज़ बहुत क्रिएट करता है और एक तरफ से ना एक बहुत बड़ा लेसन देता है। लीगली बाइंडिंग नहीं है, आपको मानना ही पड़ेगा, जो नहीं है आईसीजे का, मैं कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है जहाँ पे बाकी कंट्रीज सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पे देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया जहाँ बोला कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि हेग में है, नीदरलैंड में है, को अपना ओपिनियन दे कि आखिर क्लाइमेट चेंज रिडक्शन को लेकर कंट्री लोग कर कितना रहा है। जैसे देखो पेरिस एग्रीमेंट में हम जानते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट में क्या आया तुम्हारा, बताओ, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, पहले आईएनडीसी था, उसको एनडीसी में बदला। हम जानते हैं कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत क्या है कि जो स्टेट है, जो कंट्री है, कंट्री को अपने हिसाब से करेगा, वो बटम अप अप्रोच है, कंट्री अपने हिसाब से करेगा, जो ऑप्शनल है। समझ में आ रहा है? कुछ भी आ रहा है तुम लोग को में? इसका मतलब क्या है कि कार्बन रिडक्शन अपने हिसाब से करेगा, सब एनडीसी है। तो वही बोला गया कि देखो बच्चे लोग, ये देखो ये लोग कितना किया है, कंट्रीज लोग कितना काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज रिडक्शन पे, और जो प्रॉमिस किया है यूएनएफसीसी जानते हो, संस्था है, सब एक साथ बैठता है ना, जो आया था रियो डी जेनेरियो 1992 में बना था ये, उसके आसपास का, आखिर ये कितना काम कर रहा है, उसके हिसाब से कितना क्लाइमेट चेंज काम हुआ है। देखो रिजोल्यूशन जो पास होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जो भी रिजोल्यूशन पास होता है वो कंसेंसस बेस होता है। यदि इंडिया मना कर दिया तो पास नहीं होगा, और इंडिया इस मैटर पे साइलेंट बैठा हुआ है। अब पुश कौन किया? देखो छोटे छोटे कंट्री, देखो वही वेनुआटू जो पैसिफिक आइलैंड है, वो प्रपोजल लेके आया है। तो इसका प्रपोजल को गंभीरता से सुना है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। भले ही वेनुआटू बहुत छोटा आइलैंड कंट्री है पैसिफिक ओशन में, इसके बात को बहुत गंभीरता से लिया है ये लोगों ने। देखो क्यों, आखिर गंभीरता से लेने के पीछे इरादा क्या है, क्यों? क्योंकि ये बेचारा जो आइलैंड है 2015 में तबाह हो गया था साइक्लोन पाम से। एक साइक्लोन पाम आया था, क्योंकि अब साइक्लोन पाम क्यों आया? क्लाइमेट चेंज की वजह से आया, जिसके वजह से इसका 95% जो क्रॉप्स एक्टिविटी सब बर्बाद हो गया, और 2/3 पॉपुलेशन अफेक्टेड हुए हैं इस साइक्लोन से। तो भले ही वो कंट्री छोटा है, इतना जो तबाह हुआ है क्लाइमेट चेंज, आखिर क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ? ये गधा है डेवलप कंट्री की वजह से, यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से। ना इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता, ना इतना ज़्यादा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता, ना ही तुम्हारा इतना बड़ा क्लाइमेट चेंज आता। और अभी जो एक डिकेड में जो चाइना गंद मचाया है, तो चाइना भी कहीं ना कहीं कसूरवार है, और इंडिया भी कसूरवार है, क्योंकि इंडिया भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इमिट कर ही रहा है। देखते हो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बड़ा इशू है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज आने वाले समय में जब तक तुम्हारा लोग का रहेगा नली में प्राण, तब तक क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। अब खाली क्लाइमेट देखता नहीं है, आज देखो बताओ गर्मी है ही नहीं, 3 दिन पहले हालत खराब था। तो तुमको आंख से दिख रहा होगा क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ऐसा पहले होता था क्या? कभी नहीं, प्रिडिक्टेबल था मौसम। आगे देखो, द रेजोल्यूशन इन्वोक्ड आर्टिकल 96 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है उसका 96 को इन्वोक करके रेजोल्यूशन पास किया गया है। देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 2 सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि आईसीजे को बताना होगा, व्हाट आर द ऑब्लिगेशन, आखिर स्टेट को क्या क्या ऑब्लिगेशन दिया गया था कि अभी का प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए वो क्या क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन क्या दिया गया था, पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से क्या दिया गया था, एनडीसी, और कितना काम किया। और जानते हो कि एनडीसी भी क्या है, नेमिंग और स्विमिंग वाला चीज़ है, कोई नहीं भी करता है तो कोई पनिशमेंट नहीं है, ऑप्शनल है वो। यदि इंडिया रिड्यूस नहीं करता है कार्बन इमिशन तो क्या फ़र्क पड़ता है इंडिया को? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अलग बात है इंडिया बहुत कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं कोई कंट्री नहीं भी करता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसका देखना कि कहाँ तक ये प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन को जो इंटरनेशनल लॉ है उसके आधार पे कितना स्टेट प्रोएक्टिव है इस चीज़ को लेकर, और कितना कार्बन रिडक्शन हो रहा है उस कंट्री में, नंबर 1। दूसरा क्या है, देखो व्हाट इज द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, यदि कोई स्टेट यदि हार्म कर दे क्लाइमेट सिस्टम पे, यानी कि एनडीसी वो नहीं निभा रहा है, तो उसके लिए क्या है तुम्हारा, और इसका असर, यानी कि इसका असर कोई भी कंट्री जो कार्बन इमिट बहुत ज़्यादा कर रहा है तो उसका असर जो छोटे छोटे कंट्री है, स्मॉल डेवलपिंग स्टेट सब है या आइलैंड सब है, वहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए क्या डेवलप कंट्री कुछ सोचा है, यानी कि लॉस एंड डैमेज। दूसरा बात है कि लॉस एंड डैमेज का बात कर रहा है। हम जानते हैं COP27 जो ग्लासगो में हुआ था, COP27 में लॉस एंड डैमेज का बात किया गया है।
मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, समझ गए ना। तो देखो बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हुए हैं, पेरिस पैक्ट हुआ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ शिप अनक्लोज हुआ 1982 का, है ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बहुत दुनिया भर का हुआ। आखिर कहाँ तक पहुँचा बात क्लाइमेट चेंज को लेकर? तो द इंटायर प्रोसेस लग रहा है कि 18 मंथ लगेगा डेलीब्रेट करने में, और तब ओपिनियन देगा। 18 मंथ का टाइम लेगा ये सब टोटल प्रोसेस करने में। बात समझे? इंडिया का पोजीशन क्या है? जब इस तरह का जब बात हो रहा था, रेजोल्यूशन पास हो रहा था, तो इंडिया क्या है? इंडिया चुपचाप बैठा हुआ था, इंडिया कुछ नहीं बोल रहा था। तो हम कुछ बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो इंडिया क्या है, चुपचाप कॉशियसली साइलेंट बैठा हुआ था, कुछ नहीं, है ना। ये अलग बात है कि इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है क्लाइमेट जस्टिस को लेके, और इंडिया हर समय बोला है कि आखिर ये लोग गंद मचाया है डेवलप कंट्री, तो हमें तो थोड़ा फ्री स्पेस मिलना चाहिए, इसलिए हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होंगे। इस बार जाके बोल ही दिया फाइनली, हम जाके ग्लासगो समिट में 2070 में कार्बन न्यूट्रल हो रहे हैं। तो इंडिया शांत है, इंडिया शांत होने के बावजूद भी इंडिया काम तो कर रहा है क्लाइमेट जस्टिस के लिए। इंडिया डिड नॉट, देखो इंडिया ने मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज को ज्वाइन नहीं किया ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बनाने में, इंडिया ज्वाइन नहीं किया, इंडिया साइलेंट बैठा हुआ। क्योंकि देखो इंडिया यदि ज्वाइन करेगा तो इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा कि भाई तुम 2070 किया रिड्यूस करो, तुम 2070 तक जो कार्बन न्यूट्रल का जो प्रण लिया है तुम रिड्यूस करो। और एक तो इंडिया ऐसे भी बहुत कर रहा है, और इंडिया यदि अचानक कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करना बंद कर दे तो जानते हो कितना नुकसान होगा। एक तो देखते हो ग्लासगो समिट में हमारा जो मीथेन प्लेज है उसको हमने नहीं अपनाया। मीथेन प्लेज, मीथेन में क्या था कि मीथेन रिड्यूस करेंगे, तो इंडिया बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम प्लेज को हम साइन नहीं करते हैं। किसने साइन नहीं किए? हम इसलिए साइन नहीं किए कि हमको पता है कैटल रेडिंग अभी भी होता है, एनिमल हस्बेंड्री अभी भी इंडिया में होता है। यदि साइन करेंगे दिक्कत होगा, जैसे आरसीपी से निकल गए हम, आखिर फार्मर को भी तो बचाना है आपको। तो बात समझो, हर एक चीज़ का लिंक है, इसलिए इंडिया ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में अपना ये नहीं दिखाया, जोर शोर नहीं दिखाया है। अब देखो इंडिया इज ऑल्सो वॉचिंग, अब इंडिया देख रहा है कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स कैसे बिहेव करेगा, ठीक है, तब देखेंगे। अब यदि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स नहीं करेगा तब तो बहुत मुश्किल है क्लाइमेट चेंज पे काम करना, यू नो डैट। तो वाट यूएस ने क्या बोला? देखो यूनाइटेड स्टेट्स जानते हो कोई भी चीज़ बोलेगा तो अपने हिसाब से बोलेगा वो। तो देखो डिस्कशन के टाइम में यूनाइटेड नेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो बोला कि ठीक है, जुडिशियल अबाउट वेदर लॉन्चिंग वाज द बेस्ट वे, यानी कि ठीक है अब जुडिशियल प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। इसे बताता है शेयर्ड गोल, सबका जिम्मेदारी है, यानी कि क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए सब कंट्री भागीदार है। बस सबसे बड़ा सवाल ये है कि कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ये भी आया था यूएनएफसीसी का ही एक प्रोटोकॉल से आया, क्योटो प्रोटोकॉल से आया था, वेरी गुड, क्योटो से आया था। इसमें क्या है? जिम्मेदारी है, हम पे कम जिम्मेदारी है क्योंकि हम गुनहगार तो नहीं हैं। तुम कहाँ गंद मचा रहा 1850 से ही, और हम अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हमारे कंट्री में, और अभी हम कम कर देंगे तो हमारा जो नागरिक सब है उसको तो नुकसान हो जाएगा। और ऐसे भी पूरा वर्ल्ड में देखोगे तो पर कैपिटा जो कंजम्पशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम है भारत का, है कि नहीं? बताओ तो। यूनाइटेड स्टेट्स का जो लाइफ है बहुत लग्जरियस लाइफ है, अरे एक घर में 10 एसी है इसके पास, तो क्या हमको एसी खरीदने का अधिकार नहीं है? क्या हमको दूसरा वो खरीदने का अधिकार, फ्रिज रखने का अधिकार नहीं है? यदि भारत सरकार कोई भी तरह का फैसला लेती है तो कॉमन आदमी में फ़र्क पड़ेगा। स्टूडेंट बात समझो। तो अब देखो, अब मामा सुकुनी वाला तो दे दिया एंगल, कमेंट दे दिया कि सबका जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदारी का आपको क्योटो प्रोटोकॉल भी याद रहना चाहिए कि जिम्मेदारी है मगर अलग अलग जिम्मेदारी है, क्योंकि आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, हिस्टोरिकल पोल्यूटर आप हो। तो सक्सेसफुली टैकलिंग द क्लाइमेट इज द बेस्ट अचीव बाय डिप्लोमेटिक एफर्ट। देखो यूएस क्या बोला कि डिप्लोमेटिक एफर्ट से हो सकता है, सब बातचीत करके हो सकता है, मगर तुम्हारा बातचीत करते करते जाओगे तो जो बोल रहे हो कि 22वीं सदी तक तुम्हारा कहीं, तुम बोल रहे हो ना 22वीं सदी तक तुमको 2 डिग्री तक नीचे रखना है, और आईपीसीसी का रिपोर्ट आया कि 3 से 4 डिग्री चला जाएगा ऊपर, तो फिर तो डिप्लोमेटिक एफर्ट से नहीं होना पड़ेगा, वो लेट हो जाएगा, बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज के लिए। व्हाट अबाउट द ओपिनियन ऑफ इंडियन ऑफिशियल्स? क्या बोलता है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ऑफिशियल बोलता है कि यदि आईसीजे तय करे और ऊपर से इन्फोर्स करे कि एनडीसी ये होना चाहिए, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो टॉप टू डाउन अप्रोच हो गया। और यदि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है खुद करने का तो वो बॉटम टू अप अप्रोच हुआ, तो बॉटम टू अप अप्रोच ज़्यादा बेटर है। देखते हैं कितना डिप्लोमेटिक वर्ड्स खेला है। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? और देखो इंडियन ऑफिशियल ने कहा है कि ये जो क्लाइमेट चेंज इशू बात कर रहे हैं, है ना, इसमें आप किसी कंट्री का नाम नहीं ले सकते, ये बेकार का चीज़ है। और अभी जो पेरिस एग्रीमेंट से निकल के आया बॉटम अप अप्रोच ज़्यादा बेटर है। और इस तरह का कोई भी चीज़ इम्पोज करना आईसीजे के द्वारा और वहाँ बैठक में यूएनजीएसी फैसला लेना, वो फिर टॉप टू डाउन अप्रोच होगा, जो कि बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगा।
कंट्री को पूरा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए खुद ही करने का, ऐसे भी इंडिया कर ही रहा है। तो थोड़ा आईपीसीसी का रिपोर्ट देखो स्टूडेंट, देखो आईपीसीसी ने पहले ही कह दिया कि 1.1 डिग्री सेल्सियस तो पहले ही बढ़ चुका है एज कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यानी कि 1850 में जो भी टेम्परेचर था उसके हिसाब से तो 1 डिग्री तो ऐसे ही क्रॉस कर गया है ना। और यदि आप कट नहीं करोगे ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन, ठीक है, तो हो सकता है कि मुश्किल होगा, फिर नहीं तो जो भी गोल है आपका वो अचीव नहीं कर पाओगे। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अभी तुम्हारा 500 गीगा टन इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उसको हाफ करना होगा 2030 तक, जो कि इम्पॉसिबल है। देखो तो यहाँ बोला कि डीप कट्स इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन एज मच एज हाफ आर रिक्वायर्ड बाई 2030 टू कीप दिस गोल, यानी कि जितना भी हो रहा है उसका हाफ करना पड़ेगा, तब जाके 2030 तक आपका सही होगा रिजल्ट, तब जाके आप प्रेफरेबली 1.5 डिग्री और जो आप पेरिस में बोले 2 डिग्री सेल्सियस तब पूरा हो पाएगा, अदरवाइज हाथ से टिपिंग पॉइंट आ जाएगा। बताए थे टिपिंग पॉइंट जहाँ से हम क्लाइमेट चेंज को हम ठीक नहीं कर सकते हैं और वो अपने हिसाब से नेचर डिसाइड करेगा फिर, और ऐसे भी स्थिति तो अभी भी खराब हो गया, 2 डिग्री से ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट तो टिपिंग पॉइंट आ जाएगा 2-2.5 डिग्री में, तो हर समय फ्लड उलड सब देखने को मिलेगा। हाँ, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का क्या ओपिनियन है इस पर, बोला कि यस कि आईसीजी का ओपिनियन बहुत एसेंशियल है और कहीं ना कहीं वो उसका जो गाइडेंस है उससे हेल्प करेगा बाकी कंट्री को समझने में, और सिटीजन का भी इसका फ़ायदा होगा। तो व्हाट एग्जैक्टली द स्पॉन्सर ऑफ रेजुलेशन वांट, आखिर चाहता क्या है जो स्पॉन्सर गया है ऊपर, वही वेनाटू सब गया है, वो क्या चाहता है। आखिर देखो जो भी रिपोर्ट बना, चाहे ARC का बात कर लो, असेसमेंट रिपोर्ट जो तुम्हारा है, या AR5 AR6 अभी छठा वाला हुआ था ना, छठा वाला जो हुआ था AR6 जो हुआ था रिपोर्ट आया था, उसका इनिशियल वाला जो आया था उसके आधार पर कुछ बनेगा। AR5 के रिपोर्ट के हिसाब से पेरिस एग्रीमेंट हुआ, याद है सभी चीज़। देखो लीगल ओपिनियन यदि आईसीजी से ले, जिसमें तुम्हारा 193 यूनाइटेड नेशन सब मेंबर साथ में है और काम करे, तो यस हमें काम करना है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक हमको मिटिगेट करना है, क्लाइमेट चेंज को कम करना है, जो पेरिस एग्रीमेंट में हम जो किए थे। वाइल इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ जो भी कन्वेंशन लिया गया है उस हिसाब से वो अपना फैसला सुनाएगा, जो कि अच्छी बात है। एनडीसी प्रॉमिस क्या किया गया, क्या अचीव हुआ है नहीं हुआ है, वो सब चीज़ को देखा जाएगा। आगे देखो, तो इज़ द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द आईसीजी बाइंडिंग, क्या एडवाइजरी जो ओपिनियन दे रहा है क्या वो बाइंडिंग है, तो बाइंडिंग नहीं है स्टूडेंट, बट लीगल वेट और मोरल अथॉरिटी तो क्रिएट करता है, यानी कि मोरली बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसका बात बहुत बड़ा बात जाएगा, समझ गया ना। तो ये सभी चीज़ें देखो, जैसे कि एडवाइजरी ओपिनियन पहले भी दे चुका है तुम्हारा पैलेस्टीन इशू को लेके, जब वहाँ पे गाजा स्ट्रिप में जो कंस्ट्रक्शन कर रहा था, या जानते हो ना गाजा वाला जो जगह है, ठीक है, न्यूक्लियर थ्रेट्स का जो प्रॉब्लम था उसको लेके भी दिया। अब मानना नहीं माना बात का बात, वो नहीं माना, अभी भी इजराइल नहीं माना वो चीज़, मैं कहीं ना कहीं वो एक कहते हैं ना लीगल और मोरल वेटेज कैरी करता है। थोड़ा ऊपर भी देख लो, अब ये चाहता है कि COP में कितना काम हुआ नहीं हुआ, क्लाइमेट फाइनेंस क्या है, क्लाइमेट जस्टिस क्या है, लॉस एंड डैमेज जो COP27 में ग्लासगो में रखे थे तो उस पर कितना काम हुआ, सभी चीज़ पे काम होगा और उसको 18 मंथ मिला है, उस हिसाब से वो रिपोर्ट सौंपेगा। समझ में आया ये चीज़, बात समझे, बड़ा चीज़ था। देखो व्हाट इज़ अ कंट्रोवर्सी, आखिर कंजर्वेशन रूल 2022 में क्या है, देखो सेमी सिलेबस रहेगा इसका। आगे देखो कंट्रोवर्सी क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देखो स्टूडेंट, कोई भी जैसे मान लो कि फॉरेस्ट को तुम डाइवर्ट कर रहे हो माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो नियम क्या कहता है, 2 तरह का क्लियरेंस होता है, बढ़िया समझना इस चीज़ को लेमन टर्म्स में। अभी यदि आप फॉरेस्ट को डाइवर्ट करना चाहते हो माइनिंग एक्टिविटी के लिए या इंडस्ट्री के लिए, यहाँ पे कुछ लगाना चाहते हो, तो 2 तरह का क्लियरेंस होता है अप्रूवल। एक क्लियरेंस 1 का मतलब है कि सरकार तय कर दिया कि बनेगा वहाँ पे, और दूसरा क्लियरेंस कैसे होता था, ग्राम सभा तय करे तो बन जाएगा प्रोजेक्ट आपका, यानी क्लियरेंस 1 एंड क्लियरेंस 2। और अभी जिस हिसाब से ये जो रूल्स आया है 2022, ये रूल्स कहाँ से आया, 1980 का जो एक्ट है उसके हिसाब से आया है। इसमें क्या है, देखो ये एक बहुत गलत चीज़ है। देखो इसमें क्या है कि जो ग्राम सभा का बाद में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट बचाव में आया, क्योंकि जब नेशनल कमीशन ऑन ST ने कहा कि तुम तो ग्राम सभा का प्रोविजन ही डाइल्यूट कर दिया, एक तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में ग्राम सभा का बात किया गया है, और जो तुम रूल बनाया है 2022 का, तो ये रूल्स तो पूरी तरीके से ग्राम सभा को जो पावर दिया गया था वो पावर ही पूरा खत्म कर दिए तुम। तो ये बचाव में दौड़ते हुए बोला है ये चीज़, ऐसा हम रूल खत्म नहीं किए हैं, डोंट वरी। अब कोई भी स्टेज में ना ग्राम सभा का अप्रूवल लिया जा सकता है। तो फिर नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलता है क्या बात कर रहे हो, कोई भी स्टेज, मान लो कि स्टेज 1 हो गया,
और स्टेज 2 हो गया, तो अब काहे का स्टेज? यानी कि तुम पहले पूरा तय कर ले रहा है और तुम नाम के लिए रख रहा है कि ग्राम सभा का भी इंपॉर्टेंट रोल है। पहले क्या था कि स्टेज 1 पास हुआ तो स्टेज 2 पास होने के लिए ग्राम सभा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोला कोई भी स्टेज में आप ग्राम सभा का ले सकते, तो कोई भी स्टेज सबसे बड़ा कंटेंशन का चीज़ है और अभी भी अड़ा हुआ है नेशनल कमीशन ऑन एसटी, क्योंकि ज़्यादातर फर्क पड़ेगा एसटी को ही फर्क पड़ेगा ना, एससी नहीं, एसटी बोल रहा हूँ, ट्राइबल लोग जो जंगल में रहते हैं। ये मैटर है स्टूडेंट। देखो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इन जून 2022 इसने अपना फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स लेके आया, नोटिफाइड किया। इसमें बताया गया कि कैसे फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए हम डाइवर्ट करेंगे, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के लिए, माइनिंग एक्टिविटी के लिए एंड सो ऑन, है ना। ये अमेंडेड रूल्स में क्या था कि जो भी लोकल ट्राइब पीपल है ना, अदर ट्राइबल पीपल है, ठीक है, उसको स्टेज 1 क्लियरेंस से पहले उसका अप्रूवल लिया जाएगा। मगर देखो, है ना, मैं फिर से पढ़ देता हूँ, समझो इसको। दिस अमेंडेड रूल्स हैव ओमिटेड ए क्लॉज, सॉरी लिया नहीं जाएगा, ये क्लॉज हटा दिया गया। पहले क्लॉज क्या था कि आपका स्टेज 1 से पहले भी अप्रूवल लिया जाएगा, इसमें ओमिट कर दिया गया ये नियम कि कोई भी प्रपोजल हो, पहले क्या था कंपलसरी आपको लेना है लोकल ट्राइबल पीपल से या फिर दूसरे जो फॉरेस्ट डीलर है उससे आपको परमिशन लेना पड़ता था, है ना, बिफोर प्रोसीडिंग ऑफ फॉर स्टेज 1 क्लियरेंस। बताएं 2 स्टेज होता है, पहले स्टेज 1 का मतलब क्या, सरकार तय करेगी ऊपर से, उससे पहले भी फॉरेस्ट डीलर से परमिशन लिया जाता था, एसटी लोग से परमिशन लिया, ये खत्म कर दिया इसमें। अभी देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स के हिसाब से देखोगे, has allowed applying entities to go ahead for the consent of locals after stage 1 और even after stage 2 clearance। देख रहे हो ना, अभी के नियम के हिसाब से क्या है कि स्टेज 1 के बाद तुम ट्राइबल पीपल का समर्थन लो, अप्रूवल लो, या फिर सेकंड स्टेज के बाद भी हो सकता है। ये बात है, सेकंड स्टेज मतलब अप्रूवल हो गया है, बोल दिया हो प्राइवेट प्लेयर को जाओ इंडस्ट्री बना लो, माइनिंग एक्टिविटी कर लो, तो अब क्या आएगा परमिशन? तुम तो गो अहेड कर दिया, स्टेज 2 का मतलब है गो अहेड करना। अब बोला कि स्टेज 1 के बाद भी परमिशन है, स्टेज 2 के बाद भी परमिशन है, तो नाम के लिए परमिशन है। पहले क्या था, शुरू में परमिशन स्टेज 1 से भी पहले परमिशन था, मैंने गलती से बोल दिया स्टेज 1 के बाद, स्टेज 1 से पहले परमिशन था उसमें। तो FRA देखो ये बोल रहा है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है उसमें क्या है, कोई भी डिस्प्यूट हो फॉरेस्ट लैंड में तो बिल्कुल ST और ODI को बिल्कुल ज़्यादा उसका वैल्यू माना जाएगा दूसरे पार्टी के कंपेरिजन में। देखो तो फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो डवेलर्स हैं, वहाँ जो बासिंदे हैं वहाँ के रहने वाले, उसका कितना पावर, यानी ग्राम सभा के बारे में बोला जा रहा है, वो ग्राम सभा का फुल पावर था और ग्राम सभा को सबसे, तो यदि ये रूल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो बाबू जो फॉरेस्ट एक्ट 2006 से डायल्यूट हुआ कि नहीं हुआ, फुल डायल्यूट हो जाएगा। तो व्हाट वाज द कंटेंशन, देखो ST कमीशन जो मैं बोल रहा हूँ, नेशनल ST कमीशन का क्या कंटेंशन है, देखो अब बढ़िया सुनना ये सभी चीज़ को। ST कमीशन बोल रहा है कि इट मेड लिटिल सेंस, ये बहुत ही गलत चीज़ है कि आप ट्राइबल और फॉरेस्ट डीलर का परमिशन लोगे, वो भी स्टेज 1 क्लियरेंस के बाद, तो कोई सेंस नहीं निकलता है इससे, यानी कि आपको सच में परमिशन नहीं लेना है वो लोग से। स्टेज 1 का मतलब क्या कि काफ़ी हद तक आगे वो ऐड हो गया है वो स्टेज, और आप तो बोलो कि आप स्टेज 1 नहीं, आप स्टेज 2 के बाद भी ले सकते हो। व्हाट डज इट मीन, बाय देन एप्लीकेंट वुड बी इन्वेस्टेड, तब तक तो एप्लीकेंट प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया होगा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के इतना करीब है कि उसको दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन, क्योंकि नेक्सस है दोनों के बीच में। तो बेचारा जो जाएगा बीच में, कौन जाएगा, ट्राइबल पीपल, समझ गए। फर्दर नेशनल कमीशन ऑन ST फाउंड दैट इवन अंडर द ओल्ड रूल्स, पहले भी तो ये बोला, आपने बताया है कि ओल्ड रूल्स में भी, जो भी ओल्ड रूल्स रहा है FRA वाला, वो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का, उसमें भी FRA कंप्लायंस वॉज इन, उसमें भी दिक्कत ही था, उसमें भी तुम ग्राम सभा का ठीक से नहीं लेता था, भले ही प्रोविजन था मगर नहीं, मगर प्रोविजन तो था उसमें कम से कम, बात समझे। इसने कहा है, देखो इसने क्या बोला कि प्रत्येक साल ही स्टूडेंट जो फॉरेस्ट लैंड है 25,000 से लेके 30,000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट लैंड है वो डाइवर्ट हो रहे हैं, और एक तरफ तुम ग्लासगो समिट में जाकर बोलता है कि इतना इतना तुम कार्बन सिंक लगाएगा, और एक तरफ तुम ये कर रहा है। मैं क्या करें, सरकार के ऊपर भी प्रेशर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो ये तीनों चीज़ को बैलेंस रखना पड़ेगा, एक इंटरनेशनल कमिटमेंट है ना, एक इंटरनेशनल कमिटमेंट, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक इकोलॉजी, इसके बीच में डिबेट है, और तीनों को आपको करना पड़ेगा बैलेंस। आगे देखो ST कमीशन, देखो ST कमीशन ने एक सर्वे भी करवाया है, एक सर्वे का वो दिया है, एट्री स्टडी ऑफ एट्री मतलब एक संस्था है, उसका बताया कि देखिए ऐसा है कि FRA भले ही आप बोलते हो, FRA में भी कोई बेटर रिजल्ट नहीं आया है 2006 का, भले ही प्रोविजन था उसमें ग्राम सभा, यानी ट्राइबल का ग्राम सभा या फॉरेस्ट डीलर ग्राम सभा, उसमें भी कोई बेटर रिजल्ट नहीं है। एग्जांपल देखो इसमें
एसटी कमीशन ने बोला है स्टूडेंट कि एट्रिया का रिपोर्ट देख लो, उसमें 128 एप्लीकेंट जो थे, एप्लीकेशन थे फॉरेस्ट डाइवर्जन करके माइनिंग करने का, उसमें 100 तो ऐसे ही पास हो गया 2009 के और 2018 में, यानी कि 130 में 100 तो पास हो गया। बताओ, इसका मतलब मेजोरिटी अब आपका पास हो गया, समझ गए ना। इट एडेड एट 74 प्रपोजल, जो 74 जो प्रपोजल है वो स्टेज 2 में है, और 46 तुम्हारा अप्रूवल 1 स्टेज में, जहाँ के इन प्रिंसिपल अप्रूवल होता है। इन प्रिंसिपल मतलब ऊपर से सरकार का डायरेक्ट लिखित में कैबिनेट का होता है। वो जस्ट 5 रिजेक्टेड, बस 5 ही रिजेक्ट हुआ अभी तक, एंड 4 को क्लोज कर दिया गया किसी किसी रीजन के वजह से, इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब ज़्यादातर जो एप्लीकेंट जो प्रपोजल लेके जा रहा है ज़्यादातर ओके हो जा रहा है। तो ओके हो जा रहा है का मतलब क्या हुआ? ओके होने का मतलब है ग्राम सभा का परमिशन नहीं ले रहे हो ठीक से। कोई भी ट्राइबल लोग देगा, बताओ जरा, तुम देखा ट्राइबल लोग? अरे उसका घर खा जा रहे हो तुम। वो जंगल में रहना चाहता है, वो डॉयलर्स है वहाँ का। तो फिर नन ऑफ द रिजेक्शन वाज, देखो जो भी रिजेक्शन हुआ वाज फॉर नॉन कंप्लायंस। कोई भी रिजेक्शन हुआ तो वो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के नॉन कंप्लायंस से नहीं हुआ, उसका कुछ रीजन दूसरा था। वो एफआरए को भी गंभीरता से नहीं लिया है जब एफआरए इम्प्लीमेंट था उस समय भी। द स्टडी ऑल्सो फाउंड दैट 14 ऑफ दिस केसेस बीन क्लियर्ड विद एफआरए कंप्लायंस रिपोर्ट डिस्पाइट द बीइंग फार फ्रॉम ग्राउंड रियलिटी। और इसमें बताया कि 14 केसेस को क्लियर किया गया एफआरए कंप्लायंस रिपोर्ट से, जो कि ग्राउंड रियलिटी से अलग चीज़ है। आई मीन कहने का मतलब आधार ये है स्टूडेंट कि ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट जो क्लियर हुआ है उसमें एफआरए कंप्लायंस वाला चीज़ ही नहीं है, और आंख बंद करके ये लोग ओके कर देता है। स्टेज 1 में जो स्टेज 1 से पहले जो प्रमोशन का बात था इन प्रिंसिपल का, वो भी ठीक से नहीं ले रहा है। एफआरए में ये हालत है, जबकि प्रोटेक्शन होने के बाद, लीगल प्रोविजन होने के बाद, अब तो आप ग्राम सभा का और प्रोविजन खत्म कर रहे हो, अब स्थिति तो और ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे देखो, तो व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ फॉरेस्ट रूल्स, यहाँ पे समझो। द रूल्स ने कहा है कि एक एडवाइजरी कमेटी बनेगा, फिर एक रीजनल कमेटी भी बनेगा रीजनल लेवल पे, ठीक है, स्क्रीनिंग कमेटी बनेगा स्टेट लेवल पे, हर लेवल पे, हर स्टेट लेवल पे, हर एक लेवल पे ना अपना अपना एक कमेटी रहेगा चेक करने के लिए। अब जो भी एप्लीकेंट होंगे जो फॉरेस्ट लैंड को, है ना, हिली एरियाज़ में या माउंटेन एरियाज़ में, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना अच्छे से। ये उस दिन रैंडम थॉट्स में भी आया था। देखो, कोई भी एप्लीकेंट चाहता है कि हिली एरियाज़ या माउंटेन एरियाज़ में हम क्या करें, फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करें माइनिंग एक्टिविटी या इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो जोग्राफिकल एरिया में 2/3 आपका जो एरिया है ग्रीन कवर है, ठीक है, और या फिर कोई ऐसा एरिया या फिर कोई भी स्टेट का एरिया जहाँ पर 1/3 जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर है, तो आपको कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन करना होगा दूसरे राज्य में जहाँ पे 20% से फॉरेस्ट कवरेज कम है। जैसे मान लो कि तुम, दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि तुमको मध्य प्रदेश का किसी जगह पे, ठीक है ना, फॉरेस्ट डाइवर्ट करना है, और वहाँ पे कवरेज रेशियो कितना है तुम्हारा, अच्छा खासा 1/3 जोग्राफिकल एरिया तुम्हारा उसका है, फॉरेस्ट से कवर है वो जगह, पर्टिकुलर जगह। तो तुमको कंपनसेशन के रूप में दूसरे स्टेट का उस जगह पे जहाँ पे तुम्हारा 20% से कम कवरेज है, तो वहाँ पे तुमको कंपनसेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, समझ में आ गया, कंपनसेटरी मैकेनिज्म। द रूल्स मेक ए प्रोविजन फॉर प्राइवेट पार्टीज। अब प्राइवेट पार्टीज़ के लिए देखो, इसमें भी बहुत बड़ा लूप फॉल्स है। प्राइवेट पार्टीज़ को भी दिया गया है कि उसके बदले में आप प्लांटेशन भी कर सकते हो, आप प्लांटेशन करके आप बेच सकते हो उसको, किसको, जो डाइवर्ट करवाना चाहता है लैंड को, प्राइवेट पार्टी को। सबसे बड़ा सवाल ये है कि तुम चलो ठीक है, तुम फॉरेस्ट के बदले में प्लांटेशन लगा दे रहा है, कोई प्राइवेट प्लेयर आके प्लांटेशन लगा दे रहा है, और वो किसको बेच रहा है, उसको, और वो क्या कहेगा कि हम कंपनसेशन कर दिए। क्या इकोसिस्टम जो फॉरेस्ट डेवलप करता है क्या प्लांटेशन कर पाएगा? जो इकोसिस्टम जो सर्विस देता है, फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम का जो सर्विस देता है वो क्या प्लांटेशन कर पाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। देखो यहाँ पे तो न्यू रूल्स में क्या कहा गया कि ए प्रोजेक्ट वांस अप्रूव्ड, जैसे ही फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी अप्रूव कर दे तो ये स्टेट अथॉरिटी के पास जाएगा, है ना, जो कि कंपनसेटरी फंड कलेक्ट करेगा तुम्हारा, ठीक है। और प्रीवियसली पहले क्या था, ग्राम सभा के पास जाता था, ग्राम सभा अपना रिटर्न कंसेंट देता था स्टेज 1 के पहले, यानी कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल से पहले जाता था पहले वहाँ पर। ये डाइल्यूट हो गया, ये पूरा डाइल्यूट कर दिया गया है। द राइट टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर including forest protection measures and residential unit up to the area of 250 square meters as one time relaxation is allowed in forest। यानी थोड़ा दे दिया कि 250 स्क्वायर मीटर आप काट सकते हो, एक टाइम के लिए अलाउड है आपको, बार बार आप नहीं कर सकते हो, ये रिलैक्स में दिया गया है वन टाइम के लिए। तो यदि ओवरऑल सार देखोगे स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं आप फॉरेस्ट राइट एक्ट का
एक तो उस समय भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, अभी जो आया है और बर्बाद कर देगा ये, इसलिए दो मिनिस्ट्री का झगड़ा हो गया। समझ गए ना। थोड़ा दलाई लामा के बारे में देख लेते हैं, इनके बारे में इंटरनेशनल रिलेशन होगा। थोड़ा ब्रीफ देखो, 14 दलाई लामा। अभी जो हमारे तो दलाई लामा है ना, अभी जो धर्मशाला में रहते हैं, जानते हो धर्मशाला कौन सा, शिमला की उत्तराखंड? उत्तराखंड, हाँ बिल्कुल। देखो 2011 तक स्टूडेंट दलाई लामा पॉलिटिकल हेड भी थे तिब्बत के। मैं 2011 के बाद क्या किया, दलाई लामा बोले कि हम इस पद से हट रहे हैं, अब हमको केवल स्पिरिचुअल लीडर बनना है। पहले वो पॉलिटिकल लीडर भी थे, स्पिरिचुअल लीडर भी थे। मैं 2011 के बाद वो पद से वो हट गया, अब केवल स्पिरिचुअल लीडर है वो। किसके? तिब्बत के जो भी एक पर्टिकुलरली बुद्धिज्म सेक्ट है उसका, क्योंकि तिब्बत में बहुत डिफरेंट बुद्धिज्म है। देखो अभी समझ में आ जाएगा तुमको। नंबर 1 ये है। तो कौन रहेगा फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, कौन कंट्रोल करेगा? तो उसके लिए एक बोर्ड बना दिया गया, और वो बोर्ड कहाँ से ऑपरेट करता है? धर्मशाला से ही ऑपरेट करता है। यानी कि तिब्बत में जो कंट्रोल है वो धर्मशाला से ही है। अलग बात है कि चाइनीज़ लोग किया है, मैं यहाँ से जो भी करेगा धर्मशाला से ही करेगा। देखो 14 दलाई लामा के बारे में देखो। 14 दलाई लामा है ना, तिब्बतन पीपल कहते हैं ये ग्याल्पो रिम्पोचे हैं, ठीक है। और अब अभी स्पिरिचुअल नेम क्या है इनका? तेंजिंग ग्यात्सो। जो बॉर्न हुए थे तो उस समय इनका नाम क्या था? लामो थोंडो, 1935 में। यानी कि अभी दलाई लामा देखते हो, जब बचपन में इनका नाम क्या था? लामो थोंडो नाम था। अब कंफ्यूज मत हो, हम लोग का दोस्त लोग का नाम भी यही था, ठीक है। और अभी किस तरह उनको याद किया जाता है? ग्यालो रिम्पोचे, क्योंकि पद बदल जाता है तो नाम अलग हो जाता है, बात समझे। और ये जो दलाई लामा है ये पद है, ये भी पद है, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट था, दलाई लामा और पंचन लामा का। पंचन लामा तो बहुत पहले ही मर गया, वो पद ही खत्म कर दिया। चाइनीज इतना एग्रेशन हुआ वहाँ पे। अब देखो ये क्या है, ये एक्चुअली 38 लामा का इनकारनेशन है, ठीक है। और उसके बाद 1940 में ये 14 दलाई लामा को थ्रोन में रखा गया है कि यही हमारे स्पिरिचुअल लीडर होंगे, यही हमारे पॉलिटिकल लीडर होंगे। तो अभी के जो दलाई लामा दिखते हैं एकदम इतना, देखो मैं थोड़ा कहानी बताऊँ 2 मिनट में, सुनो कैसे खोजता है। ये लोग का ना सपना आता था कि ये मर गया है तो कोई बच्चा जन्मा है, इनका ही इनकारनेशन हुआ है, जो तिब्बत का जो बुद्धिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसको ढूंढा जाएगा। और ढूंढ के भले वो 3 साल का बच्चा है उसको राजगद्दी में बैठाया जाएगा। तो दलाई लामा उस समय मुश्किल से 10 साल से भी छोटे एज के थे, तो 1940 में उनको रखा गया। बहुत इतना छोटे, इतना है ना, अपने शिवानी से भी छोटे। देखो दलाई लामा बन जाओगे, समझती हो? बताओ। और बड़ा जो आदमी आएगा, बूढ़ा आदमी, प्रणाम करेगा। क्यों? दलाई लामा हूँ। कौन है? करेंटली दलाई लामा रिमेन्स द मोस्ट रिवर्ड। देखो अभी तक सबसे ज़्यादा रिलीजियस और स्पिरिचुअल फिगर जो तिब्बतन बुद्धिस्ट का रहा है वो दलाई लामा है, ठीक है। ग्लोबल सेलिब्रिटी तो है ही, इनका लेक्चर सब तो वेस्टर्न होता ही है, वेस्टर्न कंट्रीज सब में वर्ल्ड मानता है, जानते हो ना। क्रिकेट प्लेयर सब आता है दलाई लामा के सामने में सिर झुकाता है। दलाई लामा तो लेक्चरर है एक तरह से, वर्ल्ड में बहुत पीस प्राइज भी दिया गया है, नोबेल पीस प्राइज भी तो इनको मिला है 1-1.5 साल पहले। तो दलाई लामा एक बहुत बड़ा फिगर है स्टूडेंट, ठीक है। आगे देखो, ये फिगर देख सकते हो कि दलाई लामा का 1951 के बाद तिब्बत लगातार तुम्हारा पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर आ गया, क्योंकि जानते हो माओ जेडुंग का लहर है ना, वो जो नेशनलिस्ट पार्टी था उसको खेत के भगाया वहाँ पे ताइवान में, और इधर पहले से क्लेम कर ही रहा था सुजनिटी। देखो खोलो तो जरा, ठीक है। 1951 के बाद क्या हुआ कि तिब्बत फुल कंट्रोल। दलाई लामा इज ए स्पिरिचुअल लीडर। अब देखो ये मैं बोलना चाहता हूँ, आखिर तिब्बत बुद्धिज्म, बाबू तिब्बतन बुद्धिज्म, अब ये से तुम्हारा ज्ञानवर्धन होगा जो कि आर्ट एंड कल्चर में भी नहीं मिलेगा तुमको। तिब्बत में अलग अलग टाइप का बुद्धिज्म सेक्ट है, डिफरेंट, समझे ना। तो उसमें देखो आखिर ये कौन से स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं? दलाई लामा, समझे ना। तो ये तुम्हारा जो वहाँ के गेलुग है, गेलुग या फिर दूसरे समय में येलो हैट, ये तिब्बतन बुद्धिज्म का येलो हैट एक सेक्ट है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं दलाई लामा। उसके स्पिरिचुअल लीडर हुए, उसके स्पिरिचुअल गुरु हुए। तो देखो तिब्बत में जो बुद्धिज्म है उसका डिफरेंट सेक्ट है। बुद्धिज्म भी बहुत अलग अलग फैक्शंस में डिवाइडेड है स्टूडेंट। जो येलो हैट है जिसको गेलुग कहते हैं, उसके स्पिरिचुअल लीडर कौन है? दलाई लामा है। तो जितने भी दलाई लामा हुए हैं
वो एक्चुअली कस्टोडियन है किसके, अवलोकितेश्वरा जो है, अवलोकितेश्वर जानते हो बोधिसत्व, हाँ, जो कि बोधि के पाथ में चलने वाले, बुद्ध के पाथ में चलने वाले। तो अवलोकितेश्वरा का जो भी टीचिंग्स है वो दलाई लामा सिखाएगा सबको। एंड मैं तुम लोग को आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊँगा तो वज्रपाणी, पद्मपाणी, अवलोकितेश्वरा, है ना, सब बताऊंगा। तो अवलोकितेश्वरा का जितना भी टीचिंग है उसका जिम्मेदारी किसके ऊपर है, दलाई लामा के ऊपर जिम्मेदारी है। दलाई लामा को क्या करना है, उस चीज़ को प्रीच करना है। समझ गए स्टूडेंट। तो अवलोकितेश्वरा देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेटी है टिबेटन बुद्धिज्म में, और जितना भी तुमको मंत्र मिलेगा अवलोकितेश्वरा से सब तुम्हारा टिबेट का ही बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इनफैक्ट तुम सिक्किम जाओगे, अरुणाचल प्रदेश जाओगे तो वहाँ पे अवलोकितेश्वरा का सबसे ज़्यादा पूजा होता है। और जो हम लोग योगा में जो मंत्र करते थे वो अवलोकितेश्वरा का ही है, समझे ना। 14 दलाई लामा, देखो 14 दलाई लामा स्पिरिचुअल लीडर भी रहे, टेम्पोरल रूलर भी रहे टिबेट का 1959 के बाद। जानते हो 1959 के बाद बेबस हो गई है, और अपने बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ लगभग 80, 40, 50 ऐसे ही कुछ होगा, अभी डेटा थोड़ी देर में बताएंगे। बहुत सारे फॉलोअर के साथ वो इंडिया में आ गया, और इंडिया में शरण दे दिया गया उनको। हम शरण इसलिए दिए हैं क्योंकि बुद्ध के भक्त थे, और बुद्ध हमारे भारत से गया है तो देंगे ही फॉलोअर को हम। इंडिया ने ये नहीं बोला कि हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे टिबेट में, क्योंकि हमारा पंसिल योजना तय हो गया था। पंसिल का आधार पे, पंसिल के हिसाब से यही था कि जो टेरिटोरी है रेस्पेक्ट करेंगे, बट चाइना ही रेस्पेक्ट नहीं किया। समझ गए स्टूडेंट। तो 14 दलाई लामा देखो दोनों ही स्पिरिचुअल और टेम्पोरल रूलर रहे हैं टिबेट का 1959 का, और उसका वो भागते हुए इंडिया आए क्योंकि हमला हो गया, तुम्हारा लासा पे हमला हो गया टिबेट का कैपिटल पे, ठीक है। उसके बाद अभी तक वो एग्जाइल में रह रहे हैं, और इंडिया भी अपना दया भाव दिखाते हुए धर्मशाला को समर्पित कर दिए, जाइए आप धर्मशाला में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडिया का दिल बहुत बड़ा है स्टूडेंट, समझे, बहुत बड़ा दिल। ऐसे कौन करता है बताओ जरा। अभी हम रोहिंग्या को नहीं दे रहे हैं, हमारे देखो हमने बुद्धिस्ट फॉलोअर्स को कितना दिया है, एक जगह ही दे दिए। धर्मशाला देखोगे ना, तो धर्मशाला यदि जाओगे जीवन में तो तुमको लगेगा कि इंडिया का हिस्सा ही नहीं है, पूरा पूरा अलग है, पूरा टोटली बुद्धिस्ट है वो जगह। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा तुमको अलग जगह, मगर वो एक्चुअल में आर्टिफिशियल है ना, बाहर से आया है, इंडिया का अपना नहीं है वो। पॉलिटिकली देखो, अब देखो मैंने जैसे बोला है कि जो पॉलिटिकल जो पावर है उन्होंने 2011 में दे दिया, और ये चले आया, और ये जो पावर है एक बोर्ड को दे दिया गया। वो बोर्ड बताते हैं थोड़ी देर में। तो ये जो बोर्ड है सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड है, इसको दे दिया है कि वो क्या, और वो तुम्हारा क्या नॉन प्रॉफिट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, ये अलग बात है कि ये रिकॉग्नाइज सॉवरेन गवर्नमेंट नहीं है किसी भी कंट्री ने ये नहीं बोला कि गवर्नमेंट यही है, मगर फिर भी शिमला से, धर्मशाला से यही लोग रूल करता है नाम के लिए। ऐसे रूल तो कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है, जानते हो। तो करंट गवर्नमेंट देखो अभी एग्जाइल में है ना। इसका अपना देखो, इसका भी अपना अपना है, जुडिशियल है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस है अपना बुद्धिज्म के हिसाब से, और सब एग्जाइल में बेचारा इंडिया में रह रहा है। तो मोस्ट ऑफ द एग्जाइल देखो जो भागा था वो 1959 में भागा था, है ना। क्यों? क्योंकि जानते हो कि चाइना, जैसे चाइना में कम्युनिस्ट रूल आया 8 साल बाद ये आक्रमण कर दिया टिबेट पे। सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं कि जो अभी शिमला में बेस्ड है, यही बेचारा देखता है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम से, ओनली फॉर नेम सेक। अब यहाँ पे हमें समझना होगा स्टूडेंट कि दलाई लामा लीडिंग द टिबेटन गवर्नमेंट स्टार्टेड विद द 5th दलाई लामा। आखिर ये दलाई लामा वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, कब से दलाई लामा रूल कर रहा है कंट्री को। दलाई लामा एक पद है स्टूडेंट, उसका नाम बता दें, रिम्पोचे उनका नाम था, ठीक है ना। बट दलाई लामा वाला कॉन्सेप्ट कब से आया, कब से पॉलिटिकल हेड है तिब्बत का, तो बहुत पुराना हिस्ट्री है, 17th सेंचुरी, 17वां सेंचुरी, 17th सेंचुरी। और जानते हो कि मैं बार बार बोला हूँ तुम लोग को, 17th सेंचुरी के बाद ही देखो हुआ क्या था, बहुत ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हुआ है उस समय। हुआ क्या है स्टूडेंट कि 17th सेंचुरी के बाद भी ये लोग क्लेम किया कि चाइना के सुजनिटी के अंदर रहा, मगर 1900 यानी कि 20वीं सदी का स्टार्टिंग में 1900 में बहुत ही टसल चलने लगा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और नेशनलिस्ट गवर्नमेंट का। वो अलग बात है कि बाद में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जीत गया 1940s में। मगर जब टसल चलने लगा दोनों के बीच में, तो तिब्बत ने वहाँ ऑटोनॉमी घोषित कर दिया, क्योंकि टसल चला तो दिमाग लग रहा है उधर, ये घोषित कर दिया। और उसी समय का शिमला एग्रीमेंट है, वो बोले थे ना कि शुरुआत का 1913 में तिब्बत ने ऑटोनॉमी घोषित कर दिया, और यहाँ तुम्हारा शिमला अकॉर्ड हुआ। और शिमला अकॉर्ड मतलब मैकमोहन लाइन, ये हिस्ट्री है। मगर चाइना का बहुत सारा, इनफैक्ट जो हिस्टोरियंस, जो ज्ञानी हैं, जो बाहर के हिस्टोरियंस, यूरोपियन हिस्टोरियंस, वो कहते हैं कि 17th सेंचुरी से ही
चाइना का कंट्रोल रहा है टिबेट में। वो अलग बात है कि 1900s में कुछ स्थिति ऐसा आ गया था तो ये ऑटोनॉमी घोषित कर दिया, बाद में देखो जैसे ही कम्युनिस्ट रूल आया फिर आक्रमण करके ले लिया वो, यही चीज़ हुआ, यही सब चीज़ बताया गया है टोटल चीज़, समझे। तो ये हुआ देखो, तो जो ट्रेडिशन है दलाई लामा का, देखो ये 5th दलाई लामा से स्टार्ट हुआ जो कि 17th सेंचुरी से। हाँ, इसको गेलुक्पा गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि तुम्हारा क्या होगा, फ्यूडल थियोरेटिक रूल। थियोरेटिक रूल मतलब जहाँ पे बुद्धिस्ट वाला जो चीज़ होगा, और ये चला है 20th सेंचुरी तक। गवर्नमेंट हेड द दलाई लामा, दलाई लामा सबसे टॉप पे रहेंगे, उसका कैबिनेट रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेगा, जैसे अभी देखते हो ना, अभी होता है ना वहाँ भूटान में। गवर्नमेंट देखो दोनों ही है, रिलीजियस स्ट्रक्चर भी है, सिविल स्ट्रक्चर भी है, बात समझे। और ये कंटिन्यू रहा तुम्हारा अर्ली 20th सेंचुरी में, बट करेंट गवर्नमेंट जानते हो वो सब अभी इंडिया में आके बसा हुआ है। अब यहाँ पे देखो आखिर क्या हुआ था। कम्युनिस्ट चाइना हैड ऑलवेज हेल्ड ए क्लेम, हाँ कम्युनिस्ट चाइना हमेशा कहा है कि भाई टिबेट पे तो हमारा कंट्रोल 17th सेंचुरी से है, जो बात है, समझे। तो टिबेट तुम्हारा प्रोटेक्टेड तो वहाँ बना था, मंचू रूल चाइना इन द, देखो जब मंचू का जो रूल था चाइना पे जब कंट्रोल था, जैसे हमारा कंट्रोल अकबर का, अशोका का था कंट्रोल, उस तरह वहाँ पे कंट्रोल था। तो ये सब प्रोटेक्टेड स्टेट था। प्रोटेक्टेड स्टेट मतलब जो सुजेनिटी को एक्सेप्ट कर रहा है और ट्रिब्यूट सब भेजेगा, तो कहीं ना कहीं उसके कंट्रोल में है। जैसे हमारा बहुत सारा राजा लोग जीता था तो लैंड कंट्रोल कर लिया था ना, और ट्रिब्यूट भेजता था, उसी तरह हुआ है। देखो ये अलग बात है कि 1900 में जो बोले कि जब चाइना टर्मोइल में था तो डिफैक्टो इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है ना, मगर रीयूनिफिकेशन हुआ है तुम्हारा 1949 में, और उसके बाद भाग के आया है इधर दलाई लामा। आगे देखो तो 1949 के बाद क्या हुआ, तो उसके बाद देखो 17 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ पीसफुल लिबरेशन की, टिबेट का लिबरेशन करेंगे 1955 में। हाँ, टिबेट बोला कि टिबेट रिकॉग्निशन मिलेगा फर्स्ट टाइम हमारा, ये वो प्रॉब्लम यही है स्टूडेंट कि कुछ नहीं हुआ, पूरा हमला कर लिया गया उसके ऊपर, अपराइजिंग हुआ वहाँ पे, 80,000 टिबेटन्स आए हैं, और ये मुठभेड़ में बहुत इनोसेंट टिबेटन्स को मारा गया है। और चाइना जानते हो अभी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया, अभी चाइनीज़ बुलवा रहा है लोग से पूरा कल्चर। हाँ, एक चीज़ टिबेट में फ़ायदा ये हुआ कि टिबेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत गजब बना दिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत तगड़ा कर। लासा जानता है, लासा बहुत बड़ा जगह बन गया है अभी, क्योंकि वो खाली पहाड़ी था। और अभी देखते हो जो नेटवर्क, जो रेल नेटवर्क है, सॉरी रेल नेटवर्क है, जो रेल नेटवर्क है जो नेपाल से जोड़ने का बात है, वो कहाँ से, टिबेट से ही जोड़ने का बात है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। देखो इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन बड़े वे में हुआ है, स्पेशली 1980s के बाद, क्योंकि जानते हो 1980s के बाद ही दिमाग खुला है टिबेट का, चाइना का। चाइना तो 1980 तक तो सेम ही थे, इंडिया और चाइना। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी तो 90 के बाद अटेंड किया है, ये किया है। देखो हाँ, केटर कल्चरल राइट्स पर, यानी कि चाइना ने बहुत एक्सर्शन किया है स्टूडेंट, स्पेशली जो बेनिफिट हुआ है नॉन टिबेटन पॉपुलेशन, वो हान चाइनीज ट्रेडर्स को फायदा हुआ है ट्रेड करके। दैट्स इट, समझ गए ना बात को, पूरा समझ में आ गया। लास्ट वन देखो, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, ठीक है, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट है। देखो समझो यहाँ पे स्टूडेंट, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, आप देखो इसका भी एक हिस्ट्री है, सभी का हिस्ट्री है। देखो अब इसमें हुआ क्या था, यहाँ पे कैथोलिक क्लास और प्रोटेस्टेंट क्लास समझना होगा तुम लोग को, वही मार्टिन लूथर की प्रोटेस्टेंट क्लास, इतना हिस्ट्री जुड़ा हुआ है इसके साथ। अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट, देखो यहाँ पे समझो, एनी बेसेंट, हिस्ट्री पढ़ के बैठे हुए हो तुम लोग, एनी बेसेंट का दौर है, ठीक है। अब देखो आयरलैंड तुम्हारा हो गया, आयरलैंड। अब आयरलैंड में ना, आयरलैंड में फुल कंट्रोल था यूके का। अब जानते हो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूके एंड योर ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन का मतलब क्या है कि ये रहेगा नॉर्दर्न आइलैंड छोड़ के जितना भी ये सब ग्रेट ब्रिटेन है। यूके का मतलब क्या है कि नॉर्दर्न आइलैंड भी रहेगा, कुछ आइलैंड्स भी रहेंगे, जो ग्रीन चैनल में है वो सभी रहेंगे, तब दैट इज कॉल्ड यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये अंतर है, बता दिए थे। अब देखो शुरू से कंट्रोल था, जैसे इंडिया में कंट्रोल था ना, तो उसको भी कॉलोनी बना के रखा था। तो यहाँ बहुत झगड़ा हुआ, बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ 1900 में, जहाँ पे एनिवेशन भी एक्टिव थी। और यहाँ पे दो क्लास का झगड़ा हुआ, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक, ठीक है, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक का झगड़ा हुआ। तो जो जीत गया तुम्हारा, तो वो नॉर्दर्न आइलैंड बना लिया। और ऊपर का जो था, ऊपर का यानी कि नॉर्दर्न आइलैंड, उसमें दूसरा सेक्ट का प्रेजेंट था, इसलिए वो तुम्हारा अभी तक ब्रिटिश के साथ था। अब ये मैं और फैक्ट को ऐड करता हूँ, देखो अब उसके बाद क्या हुआ कि नॉर्दर्न आइलैंड और आइलैंड है तो एक ही टापू का चीज़, तो दोनों के बीच में सिविल वार हुआ। सिविल वार में लगभग 3000-4000 लोग मरे थे। तो कहीं ना कहीं जाके तब जाकर गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ 1988 में। और अभी हम लोग 25 साल उसका गांठ बास मना रहे हैं, सिल्वर जुबली जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, 25 साल।
तो अभी गुड फ्राइडे का 25 साल हुआ है। देखो कब साइन हुआ था गुड फ्राइडे, 1998 में, अप्रैल 10 तारीख, समझ गए ना। इससे क्या हुआ कि 3 डिकेड यानी कि 30 साल का जो लड़ाई हो रहा था, ट्रबल हो रहा था, जिसमें देखो लगभग 4000 लोग मरे थे, है ना। इसमें बहुत ट्रबल हुआ था, बहुत दुनिया भर का चीज़ था, ठीक है। क्योंकि इस समय देखो जो प्रोटेस्टेंट क्लास था वो ब्रिटेन से था, और जो कैथोलिक क्लास है वो चाहता था कि यूनिफाइड आयरलैंड बने। अब देखो यहाँ पे समझो बच्चे लोग, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्लास जानते हो ना। कैथोलिक मतलब जो ओल्ड वाला बाइबल को लेकर चलता है, और प्रोटेस्टेंट मतलब वो चाहता है कि नो ये बाइबल नहीं, इसमें भी सुधार होना चाहिए, दैट इज द प्रोटेस्टेंट क्लास। तो ये जो झगड़ा हुआ था टापू में, ये प्रोटेस्टेंट क्लास और कैथोलिक क्लास के बीच में ही था। तो कैथोलिक क्लास तुम्हारा जीत के ये बना लिया, और ऊपर जो बोला गया कि तुम क्या चाहते हो, तो ऊपर में ज़्यादातर मेजोरिटी प्रोटेस्टेंट क्लास का था, तो बोला कि नहीं हमको इंग्लैंड के साथ ही रहना है, हमको यूके के साथ ही रहना है, यानी कि हमको ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहना है। तो अब ऊपर में तो कैथोलिक वाले लोग तो होंगे, तो और भी टसल चला, तो टसल चला, बाद में जाके तुम्हारा गुड फ्राइडे में सब सुलझ गया, क्योंकि वो चाहते थे, कैथोलिक वाला लोग चाहते थे कि हम पूरा हमारा इंटायर ही हमारा आयरलैंड हो। एनी बेसन इसी के लिए लड़ाई कर रही थी। देखो यहाँ The discord, however, precedes over troubles going back to the century of animosity between the Protestants who came mostly from Britain and Catholic जो चाहता था कि एक यूनिफाइड आयरलैंड बने और पूरा ब्रिटिश रूल से अलग हो। मगर जो ऊपर वाला जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसमें प्रोटेस्टेंट क्लास ज़्यादा हावी था, इसलिए अभी भी उसका हिस्सा है वो। नॉर्थ चैनल जानते हो बीच में है ना, नॉर्थ चैनल जो तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट आयरलैंड और तुम्हारा साउथ ईस्ट वेस्टर्न स्कॉटलैंड को जोड़ता है। अब देखो स्टूडेंट, यस ये फिगर सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है। देखो अब जो विंडसोर अग्रीमेंट आ रहा है, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आयरलैंड, देखो स्टूडेंट, आयरलैंड अभी भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, सही बात है ना, यूरोपियन यूनियन का अभी भी हिस्सा है, मगर जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो तो यूके का हिस्सा है। तो अब गुड फ्राइडे के हिसाब से क्या था कि नॉर्दर्न आयरलैंड से जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है वहाँ सामान जाए तो कोई चेक उगना हो, बॉर्डर मूवमेंट में कोई चेक ना हो, लगे कि एज इफ एक ही कंट्री है। तो इसी के लिए 1998 में इतना बड़ा अग्रीमेंट साइन हुआ, और वो अग्रीमेंट पहुंचते पहुंचते 3000-4000 आदमी लोग मरे हैं, सिविल वार वाला सिचुएशन था। तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इंडिया यूके के लिए, आखिर कौन सा गुड्स तुम्हारा यूरोप से है, तो कौन सा गुड्स को हम जाने देंगे सीमलेसली और कौन सा गुड्स को नहीं जाने देंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन वाला जो गुड्स होगा उसको कैसे जाने दे सकते हो। तो उसके लिए ये लोग जुगाड़ किया है जिसको बोलते हैं विंडसोर अग्रीमेंट। और यहाँ पे दो चीज़ है, ग्रीन चैनल का मतलब होगा स्टूडेंट, ग्रीन चैनल का मतलब होगा जो यूके से सामान जा रहा है, तो यूके से सामान जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाए, क्योंकि यूके नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का हिस्सा है। मगर जो रेड चैनल है जो कि आयरिश सी से जाएगा वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होगा, यूरोपियन यूनियन का सामान होगा। तो दो चैनल में डिवाइड कर दिया। एक चैनल क्या है तुम्हारा ग्रीन चैनल, ग्रीन चैनल का मतलब है कि जो यूके का सामान है तो उस चैनल से जाएगा, और तुम्हारा जो रेड लाइन है वो तुम्हारा यूरोपियन यूनियन का जो सामान होगा उससे जाएगा, समझे, वही चीज़ लिखा गया है उसमें, अच्छे से समझ लेना। देखो आयरिश वार समझ लो कि जो हुआ था 1919 और 21 में चला था, बहुत खतरनाक चला था। और उसमें लड़ाई क्या होता है, ब्रिटिश फोर्सेस और आयरिश का जो रिपब्लिक आर्मी था उसके बीच में झगड़ा हुआ था, बहुत खतरनाक झगड़ा था ये। उसके बाद फिर एंग्लो आयरिश ट्रीटी साइन हुआ जिसमें आज़ादी दे दिया गया, 2 साल में ही ये लोगों को पानी पिला दिया, ठीक है, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड रिपब्लिक बन गया। अब बना ऊपर को लेकर टेंशन, क्योंकि ऊपर में जो था ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट क्लास का था नॉर्थ ईस्ट में आइलैंड का, और वो बोला कि नहीं हम रहेंगे, ब्रिटेन के साथ ही रहेंगे, समझे। तो यहाँ पे देख लो स्टूडेंट, एंग्लो आयरिश ट्रीटी कुड नॉट एलिमिनेट, मगर टेंशन तो खत्म नहीं हुआ, नॉर्दर्न आयरलैंड का अभी भी टेंशन है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी तुम्हारा कैथोलिक क्लास का होगा। तो फाइनली फिर सिविल वार हो गया 20 साल 30 साल के लिए, और फाइनली जाकर 1998 में अग्रीमेंट साइन हुआ कि चलो ठीक है एक ट्रीट करेंगे, वही बोला, वही सब चीज़ लिखा गया उसमें, ठीक है। जब एंग्लो आयरिश ट्रीटी एंड हुआ तो आर्म इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इट कुड नॉट एलिमिनेट टेंशन जो कैथोलिक नेशनलिस्ट और प्रोटेस्टेंट नेशनलिस्ट का जो था, क्योंकि जो चाहता था ये अभी भी झगड़ा चल ही रहा है इसमें, ठीक है। लेट 1916 देखो ब्रूचुअल सिविल वार वहाँ पे स्टार्ट हो गया, जो कि ख़त्म हुआ 1998 में जाके। देखो ये देखो वही ट्रबल जो ख़त्म हुआ है 1998 में जाकर ख़त्म हुआ, और उसके बाद जो ऊपर का जो प्रोटेस्टेंट क्लास था वो बोल दिया कि ठीक है हम यूके में ही रहेंगे, ये हो गया। लास्ट देख लो, यूके एंड यूरोपियन यूनियन रिसेंटली साइन द विंडसोर फ्रेमवर्क, समझा दिया ना। इसमें क्या है कि जो बाइडेन विजिट करने से पहले यूके और यूरोपियन यूनियन ने बोला कि ठीक है हम विंडसोर फ्रेमवर्क पे काम करने के तैयार हैं, जो भी आपका सामान आ रहा है वो 2 भाग में हम डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। जो गुड्स डिस्टेंस जो नॉर्दर्न आइलैंड से आएगा वो डायरेक्ट ग्रीनलैंड से जाएगा, ठीक है, मीनिंग
उसके इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है। बट जो तुम्हारा यूरोपियन यूनियन से जो सामान आएगा वो रेड लाइन से जाएगा, जहाँ पे चेक वगैरह होगा। तो इससे क्या है कि ना ही यूको को टेंशन होगा, ना ही तुम्हारा यूरोपियन यूनियन को, ऐसे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को टेंशन होगा। दैट्स इट।